Hello everyone. I hope you are all fit and fine at home. I Karan Bhatt welcomes you all in my YouTube channel, right? And friends, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक को अपना बेस बनाते हुए हिस्ट्री की शुरुआत की है, जिस बुक का नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसको पब्लिश की है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। फ्रेंड्स, जब मॉडर्न इंडिया की बात आती है तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड इस पर्टिकुलर बुक की शुरुआत हम लोगों ने यूरोपियंस के अराइवल से की थी कि यूरोपियंस कब इंडिया में आए। ठीक है, और उसमें भी हम लोग फर्स्ट कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे थे जिसका नाम है पोर्टुगीज, राइट। इसके पहले पोर्टुगीज के बारे में 4 वीडियोस में ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। ये है हमारा फिफ्थ वीडियो जिसमें हम लोग पोर्टुगल एंड मुगल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, उनके रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर सीरीज का बेनिफिट्स मिल सके। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज टॉपिक, जिसका नाम है पोर्टुगीज लॉस फेवर विद द मुगल्स, राइट। आप सबको पता होगा कि जब पोर्टुगीज इंडिया में आते हैं तो सेंट्रल अथॉरिटी हमारी मुगल्स हुआ करते थे। एंड किस तरीके से उन्होंने मुगल्स के साथ रिलेशन बनाया ये तो हम लोग पिछले वीडियो में देख गए। लेकिन इस वीडियो में कैसे वो मुगल्स के साथ अपनी फेवर को लॉस करते हैं, कैसे दूसरी यूरोपियन कम्युनिटी के आने की वजह से क्लैशेस यहाँ पे खड़े होते हैं, उसको समझेंगे। अब फ्रेंड्स, 1608 का टाइम पीरियड है। ठीक है, अकबर की डेथ हो जाती है 1605 में, और उसके बाद उसका बेटा दैट इज सलीम, जिसे हम लोग जहांगीर भी कहते हैं, वो सलीम बन जाता है यहाँ पे आपका मुगल एम्पायर। और ये टाइम पीरियड है 1608 का। तो 1608 में एक कैप्टन विलियम हॉकिंग्स होते हैं जो कि ब्रिटिशर्स होते हैं। ठीक है, वो ब्रिटिश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और कैप्टन विलियम हॉकिंग्स पहली बार इंडिया में आते हैं अपनी एक शिप के साथ, जिस शिप का नाम होता है हेक्टर। ठीक है, और पहली जगह कहाँ पे आते हैं? वो पहली जगह आते हैं सूरत, राइट। अब ये सूरत, विलियम हॉकिंग्स का आना ये ऐसे ही नहीं है। ठीक है, कंटेम्प्ररी टाइम पीरियड में इंग्लैंड के एक बहुत ही अच्छे खासे शासक हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स वन। ठीक है, ये जेम्स वन जो है, जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड हुआ करते थे, उन्होंने विलियम हॉकिंग्स को भेजा कि जाओ भाई आप इंडिया में, वहाँ पे जाके आप मुगल कोर्ट में जाओ, वहाँ के जो किंग हैं, उनको एम्पेरर है, उनको सलाम कीजिएगा हमारा, और बिजनेस शुरू कीजिए। ठीक है, तो हॉकिंग्स अपने शिप हेक्टर में इंडिया आता है, मुगल कोर्ट में आके जहांगीर से मिलता है और उनसे परमिशन मांगता है कि भाई मुझे बिजनेस करने की परमिशन दीजिए। ठीक है, अब बिजनेस करने की परमिशन तो दे देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि पोर्टुगीज लोग ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। तो पोर्टुगीजों के लिए ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ी चैलेंज होगी कोई दूसरी यूरोपियन कम्युनिटी का इंडिया में आना, क्योंकि उनको वहाँ पे कंपटीशन मिलेगी। आज तक वो लोग मोनोपोली रख रहे थे, अब उन्हें कंपटीशन मिलने वाली है। तो पोर्टुगीज के दो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एक थे फादर पिनहेरियो एंड दूसरी सारी पोर्टुगीज अथॉरिटीज, राइट। इन्होंने 100% ट्राई किया कि वो किसी भी तरीके से विलियम हॉकिंग्स को रोक सके जहांगीर को मिलने से। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली डेस्टिनी कुछ और ही कहती है। तो विलियम हॉकिंग्स किसी भी कीमत पे यहाँ पे मुगल जो एम्पेरर होते हैं जहांगीर, उनसे मिलते हैं। एंड जहांगीर के पास पहुंचने के बाद, राइट, जहांगीर ने बहुत सारी गिफ्ट्स एक्सेप्ट करी जो आपके हॉकिंग्स के द्वारा ब्रिटिश से लाई गई थी। ठीक है, एंड उसी के सामने भारत की मेहमान नवाजी तो आप सबको पता ही है। तो जहांगीर ने भी बहुत सारे एक रिसेप्शंस पूरे रखे जिसमें उन्होंने हॉकिंग्स को वेलकम किया। अब सीधी सी बात है, देखिए बंदे ने डायरेक्टली यहाँ पे पोर्टुगीजों को उकसाने वाला काम किया। पोर्टुगीज ऑलरेडी यहाँ पे थे, फिर भी आपने दूसरी कम्युनिटी को उकसाया, वेलकम किया, गिफ्ट्स दिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले तो चैलेंज आ ही गई पोर्टुगीजों के लिए। उसके ऊपर चेरी ऑन केक की तरह आप देखिए कि ये जो हॉकिंग्स था ना, वो बड़ा स्मार्ट बंदा था। वो इंडिया में आने से पहले टर्की लैंग्वेज सीख के आया था। ठीक है, अब मुगल एम्पायर की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी टर्की, और सलीम भी टर्की ही बोलता था। तो यहाँ पे हॉकिंग्स को पता था कि वहां पे राज करना है तो उसकी भाषा हमें बोलनी पड़ेगी, जैसा देश वैसा बेश। हॉकिंग्स ये समझता था, इसलिए वो टर्की लैंग्वेज ऑलरेडी सीख के आया था। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हुआ कि उसे दो एम्पेरर के साथ अगर डायरेक्ट भी यहाँ पे कांटेक्ट करना है, डायरेक्ट बातें भी करनी है,
तो वो जहांगीर के साथ डायरेक्ट बातें कर सकता है क्योंकि दोनों की लैंग्वेज कॉमन है। अब जहांगीर टर्की लैंग्वेज सुन के तो आहा हा खुश हो गया कि भाई साहब ब्रिटिशर एक तो यहाँ पे आए और उसमें भी उन्हें टर्की लैंग्वेज आती है, मतलब ये तो हमारा भाई भाई हो गया। तो उसने परमिशन दे दी और साथ ही साथ आप देखिए कि 400 की मनसबदारी भी दे देते हैं। ठीक है, 400 की मनसबदारी यानी कि 400 सैनिक अब जो होंगे मुगल के वो डायरेक्टली हॉकिंस के अंडर काम करेंगे। ठीक है, और उन सबको 30,000 की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सैलरी पे रखा जाता था। साथ ही साथ देखिए हॉकिंस कितना स्मार्ट था, उसने अकबर की पॉलिसी अपनाई जो अकबर ने अपनाई थी कि दूसरे राजाओं के साथ अगर हमें हमारे रिलेशंस बढ़ाने हैं तो उसे मैरिज में कन्वर्ट कर दो। तो हॉकिंस ने एक आर्मेनियन क्रिश्चियन था जिसका नाम था मुबारक शाह, उस मुबारक शाह की बेटी के साथ उसने शादी भी रचाई, उसके साथ ब्याह भी रचाया। तो देखिए हॉकिंस ने यहाँ पे पर्सनली बहुत बड़ा इंटरेस्ट लिया ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश कम्युनिटी को मुगल्स के साथ रिलेशंस एस्टेब्लिश करने में। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से पोर्टुगीज क्या हो जाएंगे, ऑफेंड हो जाएंगे, पोर्टुगीज ऑफेंड हो जाएंगे। बट सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें धंधा करना है तो बिजनेस के लिए थोड़ा सा झुकना भी पड़ेगा। ये लोग पुष्पा तो है नहीं जो झुकेंगे नहीं, तो इन लोगों को थोड़ा झुकना पड़ता है, नेगोशिएशन करते हैं। और अगेन पोर्टुगीज एंड मुगल एम्पायर्स के बीच के जो आपके रिलेशंस है वो थोड़े बहुत अच्छे होते हैं, राइट। बट लेकिन अगेन अगेन एक गलती ही काफ़ी होती है पूरे रिलेशंस को बिगाड़ने के लिए। तो ऐसे में पोर्टुगीज़ों ने एक गलती कर दी कि उन्होंने इंग्लिश शिप्स को जो है सूरत में आने से अटकाया, राइट। मतलब जो ब्रिटिश शिप जो हॉकिंस के अंडर आई थी उसको यहाँ पे इन्होंने रोका। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग द 1611 यहाँ पे हॉकिंस वापस चला जाता है, राइट। एंड अगेन 1612 में एक नया कैप्टन आता है, दैट इज कैप्टन बेस्ट विथ हिज शिप ड्रैगन। ठीक है, और उसके साथ एक छोटी सी शिप भी थी जिसका नाम था ओसिएंडर। अब ये जो दोनों शिप थी ना, ये दोनों शिप का मेंशन यहाँ पे क्यों करना बनता है कि ये दोनों शिप में कैप्टन बेस्ट के अंदर जो आई हुई थी ड्रैगन एंड ओसिएंडर, ये दोनों शिप ने यहाँ पे पोर्टुगीजों के साथ अच्छी खासी नेवल फाइट करी और नेवल फाइट में उन्होंने पोर्टुगीज को हराया भी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे जो जहांगीर था जो कि मुगल एम्पायर था कंटेम्प्रेरी टाइम का, वो तो बड़ा खुश हो गया कि यार ये तो क्या कला है। ठीक है, पानी में ये लोग लड़ रहे हैं, हमें आज तक नेवी पता ही नहीं है नेवी क्या होता है, और ये लोगों के पास नेवी है, शिप्स में भी कैनन लगी हुई है और वहां पे ये लोग फाइट करके जीत भी रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो उसे अपनाया जाए। तो जहांगीर इससे इंप्रेस हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही जहांगीर यहाँ पे इंप्रेस हो जाता है तो वो थोड़ा सा झुक जाता है आपके इंग्लिश मैंस के साथ तरफ, राइट। अब देखने को आता है कि इस ड्यूरेशन में जैसे ही जहांगीर का झुकाव थोड़ा सा इंग्लिश मैंस की तरफ जाता है तो पोर्टुगीजों ने क्या शुरू किया, पोर्टुगीजों ने बहुत सारे एक्ट्स ऑफ पायरेसी शुरू किए। ठीक है, वो मुगल की शिप्स को रोकने लगे, वो लोगों ने इंग्लिश शिप्स को रोकना शुरू कर दिया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इंस्टेंस की 1613 में पोर्टुगीजों ने जो है मुगल शिप्स को यहाँ पे कैप्चर कर दिया और बहुत सारे मुस्लिम्स को भी यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इम्प्रिजन किया, मतलब कि जेल भेज दिया। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो कार्गो था, जो मुगल एम्पायर की संपत्ति थी, जो कार्गो, उसे भी यहाँ पे उन्होंने प्लंडर किया, नुकसान किया, समाप्त कर दिया, राइट। तो आप देखिए 1613 में पोर्टुगीजों ने ये बहुत ही बड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पायाव पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया था। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, जहांगीर हो जाता है गुस्सा कि भाई तू कौन होता है मेरी शिप्स को रोकने वाला। तो इसने मुकर्रब खान को, ठीक है, इसने जहांगीर ने मुकर्रब खान को ऑर्डर दिया कि भाई सूरत जाओ और जो भी नुकसान हुआ है हमको वो सारे के सारे की भरपाई करो। ठीक है, अब ये तो चीजें होगी आपके जहांगीर के दौरान। बट जहांगीर के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जहांगीर के साथ उनकी टसल शुरू होती है। डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज जहांगीर के टाइम से शुरू होता है, बट इट वाज द शाहजहां जिसके टाइम में पोर्टुगीजों ने टोटल फेवर लॉस्ट कर दी मुगल्स की। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने जो एक सपना देखा था कि हम इंडिया की रॉयल फैमिली यानी कि मुगल्स को हम लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे और क्रिश्चियनिटी को उसकी बेसिस पे ही हम लोग पूरे इंडिया को भी कन्वर्ट करेंगे। जो उन्होंने सपना देखा अकबर के टाइम पीरियड में, जहांगीर के टाइम पीरियड में, वो शाहजहां के टाइम पे आते आते टोटली एंड हो गया। ठीक है,
और इसमें भी सोने पे सुहागे जैसा आपको देखने मिलेगा कि कैप्चर ऑफ हुगली, जो कि एक बहुत ही बड़ी इवेंट है मुगल और पोर्टुगीज रिलेशन की जहाँ तक बात आती है। तो अब देखिए यहाँ पे 1579 में अकबर के टाइम पीरियड में उसने एक फरमान जारी किया था, जिसमें उसने एक रिवर बैंक पे पोर्टुगीज सतगांव करके बंगाल में एक छोटा सा आपको देखने को मिलेगा पोर्ट है। और वहाँ पे जो इंपीरियल फरमान था 1579 का, उसमें ऐसा कहा गया कि बंगाल के सतगांव में पोर्टुगीजों को ट्रेडिंग एक्टिविटीज करने की छूट छाट दी जाती है। ठीक है। तो इस छूट छाट के तहत पिछले कुछ सालों में पोर्टुगीजों ने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा बिल्डिंग्स बना लिए थे। यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटीज ओपन कर दी थी, साथ ही साथ नया एक पूरा पोर्ट बनाया था, हुगली पोर्ट इन्होंने सतगांव के नज़दीक बनाया था। और उन्होंने आप देख सकते हो कि सॉल्ट का जो पूरा एक ट्रेड है उसे उसे मैन्युफैक्चरिंग है सॉल्ट का, उसे मोनोपोलाइज्ड किया था। राइट। ये किसने किया था? ये सारे के सारे कारनामे आपके पोर्टुगीजों ने किए थे। साथ ही साथ उन्होंने अपना खुद का कस्टम हाउस भी ओपन कर रखा था। ठीक है। और उस कस्टम हाउस के बेसिस पे उन्होंने टोबैको के ऊपर बहुत ही ज्यादा ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया कि भाई अगर 10 रुपए उसकी वैल्यू है तो उसके ऊपर आपको 15 रुपीज या 20 रुपीज यहाँ पे आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से पोर्टुगीजों ने जो फेवर्स मुगल्स ने उन्हें दिए थे एज इन फॉर्म ऑफ हुगली का इंपीरियल फरमान। ठीक है। तो उन्होंने पूरे के पूरे ट्रेड को जो है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मोनोपोलाइज कर दिया। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि इसके अलावा ये तो चलो हो गई इकोनॉमिक बात है, लेकिन इसके अलावा क्या किया कि इन्होंने जो है पोर्टुगीजों ने जैसे ही पैसा आया, जैसे ही पावर आया, तो इन्होंने ट्रेड की साथ साथ स्लेविंग भी शुरू कर दी। ठीक है। स्लेव ट्रेड यानी कि गुलामों के जो व्यापार होता है उसे भी इन्होंने बढ़ावा दिया। और साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिम बच्चों को इन्होंने किडनैप्स किए, इन्होंने कैप्चर किए और ऐसे बच्चों को इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। ठीक है। ये सबसे पहली चीज जो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुगलों को खटकी। राइट। ये आप देख सकते हो, ये पहली चीज। और उसके बाद तो इन्होंने बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया गाइस, देखना आप क्या करते हैं ये लोग। मुमताज महल, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम थी, जिसके मरने पे शाहजहां ने ताजमहल तक बना दिया। उस मुमताज महल की दो स्लेव गर्ल्स को भी इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जोखा अंदर। किन्होंने? पोर्टुगीजों ने मुमताज महल की दो जो उसके रानियों के साथ रहने वाली जो सहायता करने वाली असिस्टेंट्स होती है, उन असिस्टेंट्स को पकड़ के उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का यहाँ पे फैसला लिया। राइट। तो मुमताज महल तो भाई गुस्से में आके बोला कि शाहजहां, ये क्या है? ये क्या हो रहा है तेरे राज में? ठीक है। ये पोर्टुगीज लोग मेरे दो असिस्टेंट्स को उठा के लेके, ये कुछ करो, कुछ उन्हें बचाओ। तो शाहजहां तक कहता है कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग। शाहजहां ने जून 24 1632 में यहाँ पे हुगली का कैप्चर इसने शुरू किया। शाहजहां ने कहा कि भाई कासिम खान, जो कि बंगाल का गवर्नर था, शाहजहां ने कासिम खान ने कहा कि भाई कासिम खान, हुगली पे जाओ और पोर्टुगीज के अगेंस्ट एक्शन लो। ठीक है। कासिम खान तो इसी चीज की राह देख रहा था, गया बंगाल और उसने कहा पोर्टुगीजों को कि भाई चलो निकलो, अभी आपकी बारी खत्म, अब मैं एंट्री मार रहा हूँ। तो कासिम खान ने पोर्टुगीज के साथ लड़ाई करी। करीब करीब 1,000 मुगल्स के जो सैनिक थे उनको लॉस हुआ, और साथ ही साथ 400 प्रिजनर्स जो हैं पोर्टुगीजों के, उसको आगरा ले जाया गया। किसके पास? आपके शाहजहां के पास। सो एट द एंड कासिम खान जीतता है, मुगल्स जीतते हैं। पोर्टुगीजों का जो टोटल यहाँ पे हुगली पे मोनोपोलाइज ट्रेड था वो सारा का सारा खत्म होता है। एंड ये चारों के चारों 400 के 400 प्रिजनर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि आप या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या तो मरना पसंद करो। एट द एंड बहुत सारे परकशंस के बाद, बहुत सारे प्रेशर्स के बाद, क्रिश्चियनिटी का जो एक पूरा माहौल था, जो पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता था पोर्टुगीजों के अंदर उन्होंने खड़ा किया था, वो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली डाउनफॉल पे आ जाता है। राइट। तो ये एक स्टोरी थी, ये एक आपका इवेंट था जिसने स्टार्ट किया गया, दैट उसे आप लोग कह सकते हैं इनिशिएटिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया। इनिशिएशन ऑफ डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया, ये जो पूरी इवेंट हम लोगों ने देखी, और उसमें भी खास करके जो कैप्चर ऑफ हुगली था, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक ऐसी इवेंट थी, एक ऐसी इनिशिएशन मूवमेंट थी जिसने यहाँ पे पोर्टुगीजों का
जो डिक्लाइन है उसे शुरू किया, राइट। तो एक साथ इंग्लिश का आना और साथ ही साथ मुगल कोर्ट में पोर्टुगीजों ने फेवर लॉस्ट करना, ये दोनों साथ में होता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं पोर्टुगीजों का डिक्लाइन शुरू होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज की लेक्चर में पता चला होगा और एक्चुअली क्लियर आइडिया मिला होगा कि पोर्टुगीज किस तरीके से इंडिया में जो उसका पूरी उन्होंने एक जो अपना डंका बजाया था, एक अपनी जो पावर यहाँ पे एस्टेब्लिश की थी, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अराइवल के साथ और मुगल्स के साथ उनके जो रिलेशन है उसमें अप्स डाउन्स आने की वजह से यहाँ पे धीरे धीरे डिक्लाइन होती हुई शुरू होती है, राइट। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू ऑल गाइस, ठीक है। एंड जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी पेस्टेड है, तो अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो की नोट्स चाहिए तो उस वीडियो में उस पर्टिकुलर चैनल में डेफिनेटली ज्वाइन हो जाइए। और साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पे पेस्टेड है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग पोस्ट एंड करंट अफेयर्स के वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए